नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीआरसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने कल इतिहास शुरू किया था और इतिहास में हमने वैदिक सभ्यता शुरू किया था। उस वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद का समय, ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपको इस वीडियो के पहले वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखें। फिर इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसके बाद का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि उस वीडियो का पार्ट 2। इसके पहले हमने भौगोलिक विस्तार तक देखा था, आज हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे। सामाजिक स्थिति के बाद हम धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को आज ही देख लेंगे इसी वीडियो में, और उसके बाद देखते हैं और कितना इसमें रह जाता है। जो रहेगा हम एक न्यूमेरिकल का सेट और सीरीज और कॉन्सेप्ट के साथ फिर से दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। मैं आपसे यही दरख्वास्त या गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि एक बेहतर समझ आप विकसित कर सकें। आइए शुरू करते हैं सामाजिक स्थिति। देखिए, ऋग्वेद में ना सामाजिक स्थिति में क्या था कि जो समाज के संगठन के जो आधारभूत इकाई थी, है ना, वो परिवार हुआ करती थी। परिवार, और परिवार का मुखिया कौन? पिता। और पिता को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? कुलप कहा जाता था। पिता को कुलप कहा जाता था, जो परिवार का मुखिया होता था। स्त्रियों के बारे में अगर देखा जाए तो इस ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों के लिए भी यथोचित स्थान दिया गया था। ऐसा नहीं था कि स्त्री के साथ कुछ जास्ती किया जा रहा हो, है ना। हालांकि ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक थी, यानी कि पुरुष प्रधान। फिर भी स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसका कुछ मतलब उचित स्थान उनको भी दिया जाता था। यज्ञ होता था, यज्ञ में वो साथ जाती थी, अपने पति के साथ जाती थी, जाने के लिए अनुमति थी। शिक्षा के द्वार उनके लिए खुले थे, महिलाओं के लिए, है ना। उसके बाद ये देखते हैं कि उसमें ना सामूहिक संयुक्त परिवार का प्रचलन था, है ना। ऋग्वेद के सामाजिक संगठन की अगर बात करें तो उसमें जो परिवार था वो सामूहिक था, संयुक्त था। जैसे दादा दादी, नाना नानी, पोते पोती, नाता, ये नाती नातिन, मतलब जो भी हैं, इन सब के लिए ना एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वो शब्द था निप्त्री शब्द का इस्तेमाल किया गया था सामूहिक रूप से, है ना। यानी ऋग्वैदिक काल में ना सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में कि महिलाओं के लिए क्या क्या था। देखिए, एक तो वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जाति प्रथा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 10 मंडल में जो 10वें मंडल है ना, उस 10वें मंडल में एक विराट पुरुष का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में उसमें एक पुरुष सूक्त है, पुरुष के ऊपर सूक्त दिया गया है, सूक्त श्लोक। उसमें एक विराट पुरुष का वर्णन है और उस विराट पुरुष के मुख से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, यानी कि जो पंडित हुआ करते थे, है ना, उच्च कुल के हुआ करते थे, तो उनके मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, उनके जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। यानी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात थी, वर्ण व्यवस्था की बात उस वक्त थी। अब बाल विवाह, सती प्रथा या पर्दा प्रथा, ये सारी चीजें ना नहीं थी उस वक्त। और इसके अलावा इसके साथ साथ पुत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था उस वक्त थी। यानी कि लड़कियों को उपनयन संस्कार का एक प्रथा था, उससे गुजरना पड़ता था। और एक पत्नीत्व का प्रथा था, मतलब कि एक व्यक्ति एक पत्नी रख सकता है। इसकी प्रथा का अनुमान लगाया जाता था कि ऋग्वेद में पत्नीत्व का प्रथा प्रचलित था। देखिए, दहेज प्रथा नहीं थी, ये कुप्रथा उस वक्त नहीं थी, हालांकि आज है, आप सब जानते हैं। दहेज बिना कोई काम संभव नहीं है अगर आज की बात करें तो उस वक्त ये कुप्रथा कम से कम नहीं थी। लेकिन महिलाओं को ना एक गिफ्ट दिया जाता था उपहार के तौर पे। उस उपहार के लिए ऋग्वेद में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको हम बोलते हैं वहतु। लड़कियों को एक उपहार दिया जाता था, उसका नाम था वहतु, गिफ्ट दिया जाता था, दहेज प्रथा नहीं थी, ठीक है।
और महिलाओं के लिए शिक्षा द्वार खुले थे। हमने आपसे बात ये कही शुरू में कि उनको जो है ना उचित स्थान मिला था और शिक्षा के मामले में बिल्कुल उनका द्वार खुला था। पहले ऋग्वैदिक काल में बहुत ऐसी विदुषी स्त्रियां थीं, जैसे कि लोपामुद्रा थी, विश्वामित्र जी की पत्नी, उसके बाद घोषा थी, स्पीकर थी ये ब्रह्मदेव की स्पीकर के रूप में घोषा को जाना जाता है, विश्ववरा थी, ठीक है, अपला थी, सिक्ता थी। ये सारी उस वक्त की विद्वान महिला थी, यानी कि महिलाओं की भी उस वक्त वैल्यू थी और शिक्षा के लिए इन्हें जाना जाता था। विदुषी महिला में इनकी गिनती उस वक्त होती थी। यानी कि मैं अभी जितने महिलाओं का नाम लिया, लोपामुद्रा हो गई, सिक्ता हो गई, घोषा हो गई, अपला हो गई, विश्ववरा हो गई, ये विदुषी नारी थी और ऋग्वैदिक काल में इनका जिक्र है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जिन महिलाओं को आजीवन मतलब पूरे उम्र तक अगर कुंवारी अवस्था में रहना है, शादी नहीं करनी है, तो उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अमाजू, यानी कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। देखिए, विवाह के भी प्रथा थे, तो विवाह में क्या था कि दो तरह के विवाह के प्रथा प्रचलित थे। एक विवाह था अनुलोम विवाह, दूसरा विवाह था प्रतिलोम विवाह। अब चूंकि आप जानते हैं कि इस सभ्यता में जाति या वर्ण व्यवस्था थी, उस हिसाब से अगर बात करें तो जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह में क्या होता था, जो लड़का होता था ना अनुलोम विवाह में, ये देखिए, अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होता था और लड़की निम्न वर्ण की होती थी। यानी कि लड़का बड़े कास्ट का होना चाहिए, लड़की छोटे कास्ट की होनी चाहिए। ये अनुलोम विवाह था। ठीक ऐसा ही प्रतिलोम में इसका विपरीत था। प्रतिलोम में क्या था, लड़की उच्च कुल की होनी चाहिए, लड़का निम्न कुल का होना चाहिए। तो ये प्रतिलोम विवाह था। तो विवाह के दो व्यवस्थाएं थी, अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोनों प्रचलित थे। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम पूरे सामाजिक ढांचा को, सामाजिक संगठन को पढ़ रहे हैं। वस्त्र की बात करें तो सूती, ऊनी या चमड़े की, इनके वस्त्र वो धारण करते थे। शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, दोनों तरह के भोजन खाना पसंद करते थे। शाकाहारी भी खा लेते थे, मांसाहारी भी खा लेते थे। इसके अलावा इनमें ना दास प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन रोम और यूनान में जो प्रथा थोड़ा सा क्रूर प्रथा थी ना दास प्रथा की, वैसी प्रथा हमारे भारत में देखने को नहीं मिली। हालांकि दास प्रथा के चिन्ह मिले थे। अब बात कर लेते हैं श्रृंगार की। तो श्रृंगार के लिए अगर बात करें तो हर तरह के श्रृंगार, जैसे कि आज हम देखते हैं, आजकल शादियों में देखते हैं तरह तरह के लोग अपने प्रसाधन मंजूषा का इस्तेमाल करते हैं, श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब भी था, है ना। कर्ण शोभन था, कान के लिए रुक्म, भुजबंद, क्यूर, नुपुर, मुद्रिका, मतलब बहुत सारे आभूषण थे। हम ये जानेंगे कि आभूषण वो इस्तेमाल करते थे, है ना, आभूषण इस्तेमाल करते थे, तरह तरह के गहने धारण करते थे। ऋग्वैदिक काल में किसी को बीमार हो जाता था, जिसको हम वैद्य कहते हैं या डॉक्टर आज के डेट में हम बुलाते हैं, है ना, तो उस वक्त एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था डॉक्टर के लिए या वैद्य के लिए, जिसका नाम था भीषज। यानी कि भीषज जो था ना, ऋग्वेद में एक शब्द था जो वैद्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, भीषज। ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता था। यक्षमा, जहां तहां साक्ष्य मिले यक्षमा लिखा हुआ मिला। यक्षमा मतलब तपेदिक रोग, आप जानते हैं तपेदिक को, टीबी, तपेदिक, यक्षमा। एक उसमें ये थी, सामाजिक संगठन में ही आएगा कि मृतकों के लिए क्या किया जाता था, मृतकों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। यानी कि मृतक जलाए भी जा सकते थे, दफनाए, कुछ कुछ कभी कभी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सामाजिक स्थिति है। यानी कि सामाजिक स्थिति पूरी तरह से देखें तो एक बेहतर या पूरी तरह से खराब भी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि महिलाओं का उचित स्थान था, शिक्षा के लिए महिलाओं पे कोई दबाव नहीं था, महिला शिक्षा ले सकती थी, द्वार खुला था, महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था थी, पत्नीत्व का प्रथा था। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए सब कुछ ठीक ठाक था, है ना। जबकि ये पुरुष समाज था, पितृत्व सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इसमें महिलाओं की ठीक ठाक व्यवस्था थी। अब आगे हम देखते हैं
इसके आगे का क्या है? राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने पीछे देखा था, उसके सामाजिक संगठन के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं, अभी देखते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। चलिए, राजनीतिक स्थिति में क्या था कि हमारा ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद सभ्यता जो थी वो कबीलाई में बटी थी। ठीक है, ये कबीला होता था और ये समाज कबीलाई समाज हुआ करता था और कबीलों में कई अलग अलग भागों में ना विभाजित था। इसमें एक राजा होता था, इस कबीलाई क्षेत्र का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। ठीक है, और इस राजा को गोप भी कहा जाता था, राजा को गोप कहा जाता था। ये कई कबीलाओं में बटे हुए थे। ठीक है, और कबीलाओं का जो एक मुखिया होता था वो राजा था और राजा को कहते थे गोप। ठीक है, ये कबीले 5 भागों में विभाजित थे। मैंने कहा कई भागों में विभाजित थे, ये टोटल 5 भागों में विभाजित थे। और चूंकि ये 5 भागों में विभाजित थे इसलिए इनको पंचजन भी कहा जाता था। पंचजन, 5 भागों में विभाजित होने के कारण इसे पंचजन कहा जाता था। और वो 5 जन क्या है? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और यदु। फिर से सुनिए, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और यदु, ये 5 जन थे। और ये 5 कबीलाई का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? कबीलाई में राजा था जिसे गोप कहा जाता था। चलिए, ये ऋग्वैदिक समाज के जो आधार थे, है ना, वो हम जानते हैं। पिछले अभी थोड़ी देर पहले जब शुरू किए थे वीडियो को तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक समाज में आधार क्या होता है? परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, उसे कुलप कहा जाता था, है ना। कुलप या इसको गृहपति भी बोल सकते हैं, है ना। घर का जो पति यानी कि मेन मालिक होता है वो पिता हुआ करता था उस समाज में। हालांकि आज भी ये प्रथा है ना। ये अलग बात है कि आज हम अपने बाबा को मान लेते हैं या अपने, ये एक संस्कार के तौर पे चलता है। हालांकि उस वक्त मुखिया, पिता और कुलप या गृहपति हम उसको बोलते थे। ठीक है, अनेक ग्राम की प्रथाएं थी, है ना। ये कैसे कैसे ये कुल मिला के, बहुत सारे कुल मिलते थे ना तो ग्राम बनता था। कुलों के आधार पर इनका ग्राम कैसे बनता था? तो जो ग्राम था ना, बहुत सारे कुल यानी कि परिवार मिलाएंगे तो एक ग्राम बनेगा, एक गांव बनेगा। और गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी बोलते थे। जो प्रमुख होता था ना गांव का, उसको ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी। ठीक है, और बहुत सारे जब ग्राम मिल जाते थे, बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे तो एक विश का निर्माण होता था। विश, है ना, विश। और इसका जो प्रधान हुआ करता था, जो विश का प्रधान है वो था विशपति। आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि इस वक्त यानी कि जब ऋग्वैदिक सभ्यता थी तो ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या था? बहुत सारे कुल मिलते थे, ग्राम का निर्माण होता था। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। बहुत सारे ग्राम जब मिलते थे तो विश बनता था और उसके जो प्रधान थे उसको विशपति कहा जाता था, है ना, विशपति कहा जाता था। अब क्या था? विश में ये जो विशपति थे ये जन कहलाए, है ना। कबीलाई संगठन होता था, उनको हम जन कहते थे। जब अगर ग्राम, ये जो विशपति हैं यानी कि विश जन कहलाए, और जन एक कबीलाई संगठन है। जन के जो प्रधान होते थे उनको हम जनपति कहते थे। जन के प्रधान को क्या कहते थे? जनपति। तो जो जन के प्रधान थे उनको जनपति कहा जाता था। ठीक है, अब हम एक बार हायरार्की देख लेते हैं कि सबसे बड़े पद पे कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। देखिए यहाँ राजा, यहाँ देखिए राजा। देखिए राजा को जो सलाह देने वाले लोग थे ना, जो ज्ञानी लोग थे, जो राजा के साथ रहते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था। तो राजा के बाद स्थान आता था पुरोहित का। पुरोहित के बाद स्थान आता था विशपति का। आप जानते हैं विशपति अनेक ग्रामों को मिला दिया जाता था, फिर विश बनता था और विश का जो प्रधान होता था उसी को हम विशपति कहते थे। तो राजा के बाद पुरोहित जो उनको सलाह देते थे, शिक्षित व्यक्ति। उसके बाद विशपति, विशपति के बाद ग्रामीणी, है ना, और ग्रामीणी के बाद कुलप। और कुलप कौन? परिवार। एक सबसे ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे आधारभूत इकाई थी परिवार, और परिवार का जो मुखिया था कुलप। यूं देख सकते हैं आप, रिवर्स करें तो इकाई क्या? परिवार, और परिवार के मुखिया कौन? कुलप। कुलप के बाद परिवार मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्राम। ग्रामीणी के मुखिया कौन? ग्राम यानी कि गांव के मुखिया कौन? ग्रामीणी। उसके बाद बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बनते थे? विश। तो विश के मुखिया कौन? विशपति या
विश्व का मुखिया कह लो या विश्व का प्रधान कह लो, क्या, विश्वपति। उसके बाद पुरोहित। पुरोहित कौन, राजा को सलाह देने वाले जो ज्ञानी लोग राजा के साथ रहते थे उनको हम पुरोहित बोलते थे। अब चलिए, इसकी प्रशासनिक इकाइयां भी 5 थी, प्रशासनिक इकाइयां भी 5 है ना। तो और मनुष्य के लक्षण भी 5 होते हैं, ध्यान से सुनिए, काम, क्रोध, मद्य, लोभ, माया। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन 5 से याद आ गया, इनमें जो प्रशासनिक इकाई थी वो भी 5, इनके जो कबीले थे वो भी 5 भागों में बटे थे, है ना। और शरीर के अंदर जो हमारे क्वालिटीज होते हैं ना, जिनके अंदर आपको सद्गुण छिपा होता है, वो भी 5 ही होते हैं। राजा रक्षा करने वाला होता था, और प्रशासनिक इकाई 5 थे। कौन कौन थे प्रशासनिक इकाई, ध्यान से देखिए। प्रशासनिक इकाई क्या थे, 5। कौन, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। यानी कि ये 5 इकाई थी जो प्रशासन में सहभागिता दिखाती थी। ये प्रशासनिक इकाई थी और इन इकाइयों में बटा था पूरा प्रशासनिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, हम अभी राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं, पिछले बार हमने सामाजिक देखा था शुरू में। शासन प्रणाली अगर देखें तो दोनों थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त राजा भी थे जो प्रजा की सेवा करते थे, प्रजा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते थे, और जो जनता थी उस वक्त प्रजा, वो अपने राजा के लिए, अपने परिवेश में जितने भी लोग रहते थे उनके लिए कार्य करती थी निस्वार्थ रूप से। वैसे कोई स्वार्थ की भावना उस वक्त लोगों में नहीं थी। चलिए, तो हम देखते हैं राजतंत्रात्मक भी थी शासन प्रणाली और गणतंत्रात्मक भी शासन प्रणाली थी। राजा का जो मुख्य कार्य होता था ना, वो रक्षा करना होता था। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, रक्षा करना। ठीक है, और राजा को एक और नाम दिया जाता था, उसको बोला जाता था गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य अर्थात संरक्षक। किसके संरक्षक, प्रजा के। तो राजा का कार्य रक्षा करना था, और राजा को एक नाम से बुलाते थे, गोप्ता जनस्य, जिसका मतलब होता है संरक्षक, या एक और नाम से बुलाते थे जिसका नाम था पुराभेता। पुराभेता, और पुराभेता का मतलब क्या होता था, नगरों पर विजय पाने वाला। नगरों पर विजय पाने वाला, ये राजा को बुलाते थे। ठीक है, इधर भी हमने देखा था कि राजा को क्या बोलते थे, गोप। ठीक है, गोप्ता जनस्य भी बोलते थे, गोप्ता जनस्य अर्थात संरक्षक। फिर क्या, पुराभेत्ता, इसका मतलब नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। इसके बाद जनतांत्रिक संस्था कौन कौन थी, यानी कि उस वक्त बहुत सारी संस्थाएं भी थीं, संस्थाएं काम कर रही थी। संस्था किस लिए काम करती हैं कि सरकार के ये जैसी जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत सारी संस्थाएं थीं, उस वक्त भी थी और आज भी हैं, आप जानते हैं। तो जो उस वक्त की जो संस्थाएं थी उसमें सभा थी, समिति थी और विदत था। हालांकि एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बाद जो संस्थाएं थी वो सरकार की मदद कर रही थी, और उनमें क्या था कि उनमें जनता की भागीदारी थी, हर एक प्रकार से महिलाओं की भी उसमें भागीदारी थी। तो जो उस वक्त जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें सभा, समिति और विदत थी। जो विदत है ना वो प्राचीन है, वो इस वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन संस्था अगर कोई है तो वो विदत है। ठीक है, अब ये जो संस्थाएं बनी थी किस लिए बनी थी, देखिए संस्थाएं किस लिए बनती हैं, व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो इस संस्था में ना, इस संस्था में राजनीतिक बातें भी चलती थीं, कोई दिक्कत हो राजनीति में तो राजनीतिक बातें भी चलती थीं, सामाजिक मुद्दा भी उस पर रखा जाता था, आर्थिक विषमता आती थी तो आर्थिक प्रश्न भी पूछे जाते थे, धार्मिक व्यवस्था बिगड़ती थी, धार्मिक प्रश्न भी पूछे जाते थे। कुल मिला के हर एक तरह से समस्याओं का समाधान करने के लिए उस वक्त संस्थाएं बनाई गई थी जिन्हें जनतांत्रिक संस्था कहते थे, और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर एक बातों पे चर्चा किया जाता था, और चर्चा के बाद निदान भी किया जाता था उस वक्त के संस्थाओं में। महिलाओं के लिए था कि राजनीति में भाग लेती थी। एक बात और मैं बता दूं, उस वक्त ना विधवा औरतों को शादी करने की प्रथा थी, यानी कि विधवा महिलाओं को शादी करने की प्रथा ऋग्वैदिक काल में थी।
महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती थी, यानी कि महिलाओं के लिए मोटा मोटी कहा जाए तो बहुत ही उदार था ऋग्वैदिक काल। बाद में क्या होगा वो उसका जिक्र कर लेंगे, देख लेंगे। सभा और विदथ में ये औरतों के लिए खासकर बहुत सक्रिय रहती थी। इन सभा और विदथ में ना महिलाएं बहुत सक्रिय रहती थी, तो स्पेशली महिलाओं के लिए सभा और विदथ, हालांकि मना ही नहीं था, सभा और समिति में भी महिलाएं जा सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अधिक सक्रिय भागीदारी जिसमें भी दिखता था वो था सभा और विदथ। मैंने बताया कि विदथ आर्यों के लिए क्या थी, प्राचीन संस्था थी। ठीक है, अब देखिए जो ये सभा और समिति है, सभा और समिति सलाहकारी संस्था थी। ये किसके लिए सलाह करती थी, किसको सलाह देती थी? राजा को सलाह देती थी। जो सभा है, समिति है, ये जनतांत्रिक सभा संस्था है, और ये दोनों सभाएं राजा को सलाह देती थी। राजा को सही और गलत पे हमेशा सलाह देने के लिए दोनों सभाएं थी, तो सलाहकारी संस्था के रूप में ये राजा के लिए कार्य करती थी। जो सभा थी उसमें श्रेष्ठ या बड़े लोग, या उस वक्त के जो महनीय लोग थे, अच्छे लोग थे, बड़े जिनको बोला जाता था, है ना, आचार्य टाइप के लोग, तो श्रेष्ठ लोग सभा में बैठते थे, सभा में भाग लेते थे। और एक जनमानस, जनता, जो सामान्य आम जनता है हमारे और आपकी तरफ, वो समिति में बैठती थी। हालांकि आप जानते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था उस वक्त भी थी, तो जनता की जो बहुमत थी, या जो जनता का जो कह सकते हैं आपकी एक मत जो था वो केंद्रीय था, है ना, मतलब कि राजा को राजा बनाए रखना और राजा पे नियंत्रण रखना, ये सारा चीज ना आपको इसमें निर्भर करता था समिति पे, सामान्य लोग। इसलिए तो समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहा जाता था। क्यों केंद्रीय राजनीतिक संस्था? क्योंकि ये राजा पे, एक तो राजा को नियुक्ति इन्हीं के वजह से, इन्हीं की सहमति से होती थी। गणतंत्रात्मक है तो जनता का महत्वपूर्णता तो है, जनता अपनी सहभागिता दिखाती थी और जनता के लिए ही ये संस्था थी, और यही जनता लोग मिलकर राजा का चुनाव करते थे, राजा की नियुक्ति करवाते थे। तो राजा की नियुक्ति और नियंत्रण केंद्रीय राजनीतिक संस्था करती थी। और केंद्रीय राजनीतिक संस्था है कौन? समिति। समिति में भाग कौन लेते हैं? एक सामान्य नागरिक, ठीक है, सभा में श्रेष्ठ नागरिक। देखिए, भूमि का मालिक उस वक्त ना जनता के अधीन थी भूमि। भूस्वामी राजा नहीं होता था। कई बार प्रश्न भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है कि भूमि स्वामित्व किसके अधीन थी, राजा के या जनता के? तो आप ध्यान रखिएगा, राजा भूमि का स्वामी नहीं था। साफ साफ मैंने लिखा है, राजा भूमि का स्वामी नहीं था। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। भूस्वामित्व जनता में ही थी। भूस्वामित्व किसमें थी? जनता में थी। एक टैक्स हुआ करता था, कर। आपको मालूम है टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है? तो उस वक्त भी एक कर होता था जिसको बलि कहा जाता था। बलि, कर क्या था? बलि। और ये बलि जो कर था ना, ये स्वेच्छा से जनता स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से राजा को देती थी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता, बलि ऋग्वैदिक काल में एक शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो बलि एक कर है और वे स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला एक टैक्स है, एक कर है। चलिए, राजा के पास एक संगठित कोई सेना नहीं थी युद्ध करने के लिए, कि बिल्कुल तत्पर रहता है, भाई आ गया युद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। राजा युद्ध के लिए उसी नागरिकों में से ना, जनता में से अपना सेना संगठित कर लेता था। जब भी युद्ध के जैसा लगता है कि अब युद्ध होने वाला है, तो उनको क्या करना था? समाज में अपने ही जनता में से ठीक ठीक लोगों को चुनाव करके और बना लिया जाता था, सेना बना लिया जाता था। ऐसे कोई सैनिक व्यवस्था नहीं थी कि सैनिक होते थे राजा के पास, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। राजा हमेशा प्रजा की रक्षा के लिए था, रक्षक के तौर पे था। तो आपने देखा कि हमने आज सामाजिक संगठन और राजनीतिक स्थिति देखी। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं 2-3 मिनट में, पूरी कहानी मैं बता देता हूं, ठीक है।
फिर आपका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए पूरी कहानी। मैंने कहा था कि ऋग्वैदिक सभ्यता में अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो सामाजिक संगठन में जो सबसे समाज की जो इकाई थी वो परिवार था। परिवार का एक मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था, है ना। कुलप कौन? कुलप मुखिया पिता होता था, ठीक है। इसे गृहपति भी बोलते थे। उस वक्त महिलाओं की स्थिति ठीक थी, खराब नहीं थी। दास प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी प्रथाएं, दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन महिलाओं के लिए एक उपहार दिए जाने का एक प्रथा था जिसको हम वहतु बोलते थे, उसको वहतु बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा भी जो कन्या आजीवन अविवाहित रहना चाहती थी उनको भी एक नाम से बुलाते थे, उनको हम कहते थे अमूजा, ठीक है। इसके अलावा भी उनको शिक्षा में हमने बताया था कि बहुत महिलाएं थी, जैसे लोपामुद्रा थी, घोषा थी, सिक्ता थी, विश्वावरा थी। ये लोग ना उस वक्त के विदुषी थी, मतलब कि जैसे कि लोपामुद्रा विश्वामित्र जी की पत्नी थी, उसी तरह से ये औरतें उस वक्त शिक्षित थीं और इनका हर जगह भागीदारी थी। तो महिलाओं को उचित व्यवस्था में रखा गया था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद इनमें राजनीतिक संगठन में देखें तो कबीला होता है ना। इनका समाज कबीला में बटा होता है, कई कबीला में होता है, 5 कबीला में। और उन 5 कबीलाओं का क्या नाम है? तो अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और यदु, पंचजन कहते हैं, ठीक है। समाज का जो आधार होता था वो क्या होता था? परिवार। परिवार का जो मुखिया कुलप या उसे गृहपति भी कहते हैं। बहुत सारे ग्राम या गांव मिलकर क्या होता था? विश। और विश का जो प्रधान होता था वो क्या होता था? विशपति, ठीक है। जन और उसके बाद राजा। राजा क्या करता था? राजा प्रजा की रक्षा करता था। राजा को सलाह देने वाले को पुरोहित कहते थे, और पुरोहित के बाद विशपति होता था। विशपति कई ग्राम को मिलाकर, यानी कि विशपति के बाद ग्रामीणी और ग्रामीणी के बाद कुलप, ठीक है। प्रशासनिक इकाई 5 होती थी, आप जानते हैं कौन? कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। उसके बाद शासन प्रणाली दोनों थी, जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, ठीक है। राजा का कार्य क्या था? रक्षा करना। आप जानते हैं इसको 2 नाम से भी बुलाते हैं, एक गुप्ता जनस्य जिसको संरक्षक कहते हैं, पुरावेत्ता जिसको नगरों को विजय करने वाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उस वक्त जनतांत्रिक संस्थाएं भी होती थी, सभा, समिति और विदत प्राचीनतम थी। सभा और समिति, ये दोनों, सभा और समिति, सभा होती थी श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, और समिति होती थी जिसमें आम लोग, हम और आप जैसे लोग, सामान्य लोग भाग लेते थे। हालांकि उसको, जो सामान्य लोग समिति में भाग लेते थे, और समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहा जाता था। केंद्रीय राजनीतिक संस्था इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा की चुनाव करती थी और राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती थी, ठीक है। इसके बाद जो विदत है, विदत में सभा और विदत, ये दोनों में ना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। हालांकि ये मनाही नहीं था, दोनों में भाग ले सकती थी, सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन सक्रिय भागीदारी सभा और विदत में था। ये आपने देखा कि कर बलि होता था, है ना। बलि किसके लिए? स्वेच्छा से राजा को दिए जाने वाला कर था। युद्ध के लिए कोई विशेष सैनिक नहीं था, लेकिन जब भी युद्ध का समय आता था, युद्ध के समय ही जनता से, आम जनता से सैनिक की गठन की जाती थी और उसके बाद युद्ध किया जाता था। अब हम ये आज राजनीतिक और सामाजिक देख लिया। अब हम अगले वीडियो में इसके धार्मिक पक्ष को देखेंगे, और अगली वीडियो आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और एक बात, हम इस पे हर एक तरह के जीएस के वीडियो नए नए अपलोड करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स में आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जय हिंद।